आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जो हमारा फाइनेंस बिल 2021 में जो 16 चेंजेस हुए हैं जीएसटी में, उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो ये बहुत लंबी होने वाली है, तो पेशेंस से सुनिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बजट के चेंजेस को लेकर। तो पहला चेंजेस जो हुआ है वो यहाँ पर देखो, हमने सीक्वेंस वाइज लगाया है कि जो फाइनेंस बिल का सेक्शन है 99, लेकिन हमें फाइनेंस बिल के सेक्शन से क्या करना, हमें तो जीएसटी के सेक्शन याद रहते हैं। तो हमने जीएसटी का सेक्शन लिख दिया कि जीएसटी का जो कोरोस्पोंडिंग सेक्शन है सेक्शन 7। तो पहला चेंजेस क्या हुआ, इस बात को समझना कि पहले ना एक डिस्प्यूट चलता था वैट के अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, और ये डिस्प्यूट ऐसा हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया ये वाला डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट में क्या था कि भैया जो ये मेंबर्स होते हैं, जैसे क्लब हो गया, क्लब का कोई मेंबर है, ठीक है ना, उसने कोई मेंबरशिप फीस ली, ठीक है ना, क्लब ने अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस ली, इस पर वैट आएगा नहीं आएगा, सर्विस टैक्स आएगा या नहीं आएगा, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा डिस्प्यूट था कि इसे सप्लाई माना जाए या ना माना जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हम तो अपना रिवेन्यू लॉस करेंगे नहीं, तो हम तो इसे सप्लाई मानेंगे, लेकिन ये सेक्शन 7 की डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ था। तो इन्होंने क्या करा, सेक्शन 7 जो स्कोप ऑफ सप्लाई है उसे ही इन्होंने चेंज कर दिया और यहाँ पर उन्होंने इसे सप्लाई की डेफिनेशन में डाल दिया। अब होगा क्या यहाँ पर होगा क्या, लेट सपोज हमने एग्जांपल से बात लिखी है कि लेट सपोज कपिल जैन किसी लोयन क्लब के मेंबर है और अगर वो 3000 रुपए पर मंथ उसे देते हैं लोयन क्लब को, तो यहां पर यह माना जाएगा वो जो क्लब है वो एक बिजनेस एंटिटी की तरह काम कर रहा है और इसे सप्लाई मानकर इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। लेकिन यहां पर ना इन्होंने एक चीज छोड़ दी। एक चीज क्या छोड़ दी कि अगर कपिल जैन ने पैसे नहीं दिए पर मंथ, ठीक है ना, फ्री में उसकी मेंबरशिप ले रहा है और बदले में कोई सर्विस लेता है या कोई गुड्स लेता है, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये बात इन्होंने छोड़ दी। लेकिन ये सेक्शन 7 के अंदर स्कोप ऑफ सप्लाई में एक बात को इन्होंने ऐड कर दिया। अब ये जो हाई कोर्ट की या जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी ना कलकत्ता के केस में, तो यहाँ इस जजमेंट को भी इन्होंने एक तरीके से नलीफाई कर दिया, इसे भी बेकार कर दिया लॉ में अमेंडमेंट करके। और ये वाली जो अमेंडमेंट हुई है ना वो 1 जुलाई 2017 से हुई है। चलिए अब अगली अमेंडमेंट क्या है, अब ये जो क्लब वाली जो सर्विसेज थी या गुड्स की बात थी, ये इन्होंने ना शेड्यूल 2 में भी लिखी हुई थी, जबकि हमारा जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 का काम क्या है कि भाई क्या चीज़ गुड्स है क्या चीज़ सर्विस है ये बात बताना। तो इन्होंने क्या कहा कि जब हमने इसे सप्लाई बना दिया वहाँ पर और शेड्यूल 2 में इस एंट्री के डालने से, इस पैराग्राफ के डालने से तो कन्फ्यूजन होता था कि सप्लाई है या नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, शेड्यूल 2 से इस एंट्री को डिलीट कर दिया कि कन्फ्यूजन में मत रहो, ये सप्लाई है, ठीक है ना, ये सप्लाई है, कंफ्यूजन में मत रहो। और उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। और ये डिलीट भी कब से हुआ, बैक डेट से। तो ये दोनों जो एंट्री हैं ये बैक डेट से ही इफेक्टिव होंगी, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब अगला सेक्शन क्या चेंज करा, सेक्शन 16 2AA। ये आपने पता ही होगा कि भैया सेक्शन 16 में आईटीसी लेना बड़ा कठिन कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि भैया जो इनवॉइसेस सामने वाला अपनी जीएसटीआर 1 में डालेगा उसी इनवॉइसेस पर आईटीसी देंगे। लेकिन यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे मन में एक डाउट है, इस बात को समझना क्या डाउट है, जरा एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मेरा ये डाउट क्लियर करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि लेट सपोज ये वाली जो अमेंडमेंट है, ये वाली जो अमेंडमेंट है मैं मानकर चल रहा हूं 1 दिसंबर 2020 से अप्लाई हो गई, वैसे तो होगी आगे से, लेकिन मैं अपने एग्जाम्पल के लिए मानकर चल रहा हूँ। तो जब ये अमेंडमेंट 1 दिसंबर 2020 से अप्लाई हुई, तो अब आप समझो कि सामने वाला जो सप्लायर है वो क्यूआरएमपी स्कीम में है और उसने आईएफएफ फैसिलिटी ले रखी है। और जब उसने आईएफएफ फैसिलिटी ली और उसने जो वो बिल डाले वो मेरे 14 फरवरी में यहाँ पर शो हो गए। जनवरी मंथ के बिल थे और वो 14 फरवरी में शो हो गए। अब ये जो व्यक्ति है सप्लायर, इसने आईएफएफ तो डाल दिया, इसने आईएफएफ तो डाल दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये अपना जो जीएसटीआर 1 डालेगा जनवरी से लेकर मार्च का, ये डालेगा 14 अप्रैल को या 13 अप्रैल को। तो अब मुझे जो आईटीसी मिलेगा क्या मुझे आईएफएफ के बेस पर मिल जाएगा या जो मैं 13 अप्रैल को जब ये अपनी जीएसटीआर 1 डालेगा उस बेस पर मिलेगा? क्योंकि इन्होंने सेक्शन में बात लिखी है कि भाई आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब वो जीएसटीआर 1 डाल दे। तो जीएसटीआर 1 तो यहां पर क्या हुई, जीएसटीआर 1 तो कब डलेगी, 13 अप्रैल को, जबकि लॉ मेकर ने
गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आईएफएफ के बेस पे दे देंगे, तो सेक्शन में ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेक्शन को जब इन्होंने अमेंड करा तो यहां पर इन्होंने सिर्फ सेक्शन 37 लिखा, और सेक्शन 37 में तो सिर्फ जीएसटीआर 1 ही जाती है, आईएफएफ तो जाता नहीं। सर रूल के अंदर तो आईएफएफ जाती है। भैया वहां पर रूल के अंदर जाती है। या तो ये चीज क्लैरिफाई करे कि चाहे 37(1) की जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फैसिलिटी, क्योंकि आईएफएफ एक ऑप्शनल है, आईएफएफ मैंडेटरी नहीं है, जबकि जो जीएसटीआर 1 है वो मैंडेटरी है। तो यहां पर इन्हें गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई हम आईएफएफ के बेसिस पर भी देंगे, क्योंकि जब ये प्रोविजन आ जाएगा 16(2) और अगर उन्होंने इसी वर्डिंग को रखा और अगर डिपार्टमेंट इसी वर्डिंग पर चला तो वो तुम्हारा आईएफएफ के बेस पर मना कर देगा। किस बेस पर देगा? जीएसटीआर 1 के बेस पर, जो कि यहां पर 13 अप्रैल होगी। तो ये बड़ा नुकसान है। हालांकि गवर्नमेंट को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए या सेक्शन 37 को चेंज करना चाहिए और सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 की जगह आईएफएफ लिख दे। ठीक है ना सर, वो रूल में तो लिखा हुआ है, बात खत्म तो हो गई। भैया रूल से नहीं बात बनेगी, क्योंकि आईएफएफ एक ऑप्शनल चीज है और किसी भी मैंडेटरी चीज को ऑप्शनल चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते आप। तो यहां पर इस वाले क्लोज में ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। हमने जब अपने गुरुजी से डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि हाँ कपिल ये इनकी बात गलत है, बल्कि उन्होंने मुझे बताया ये इनकी बात गलत है। तो यहां पर आपको समझना है कि आईटीसी का ये प्रोविजन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमने इसे एग्जाम्पल से बताया कि पहले 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी आईटीसी लेने के लिए, अब ये एक 5वीं कंडीशन एडिशनल और हो जाएगी। क्या इसके लिए नया रूल बनेगा या नहीं? क्या रूल 36(4), क्योंकि अब तो रूल 36(4) की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, तो क्या रूल 36(4) को ये हटाएंगे या नहीं, ये यहां पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। रही बात ऑडिट की, अगली जो अमेंडमेंट है 35(5) डिलीट हो गया, ये आपको भी पता है। अब आपको 9C नहीं भरना, ये सारे सेक्शन किसी नोटिफाइड डेट से एप्लीकेबल होंगे, ये बात आपको यहां पर समझनी है। ठीक है ना, 35(5) डिलीट हो गया, ये आपको पता ही है। 9C अब आपको नहीं भरना, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भरना, 20-21 की बात बाद में करेंगे क्या होगा क्या नहीं। फिर इसके बाद सेक्शन 44 सब्स्टिट्यूट हो गया। पहले सेक्शन 44 पुराना था, उसमें सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 थे, अब इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन बचा है। इस सेक्शन में क्या बोल दिया गया कि सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको देनी है। 9 और 9C को मर्ज कर दिया और एक बना दिया सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट, और यहां पर एक नया फॉर्म आने की उम्मीद है। अब ये जो नया सेक्शन प्रपोज करा, इसमें एक तो ड्यू डेट नहीं लिखी कि कब 9 और 9C भरनी है, तो ये जो ड्यू डेट है ये रूल के अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे। और इसके अंदर क्या करा है कि जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ कोई भी लिमिट होगी, उसकी एग्जेम्पशन की पावर यहां पर दे दी। पहले ये वाली पावर सेक्शन 148 से हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने सेक्शन 44 के अंदर ही ये पावर दे दी। क्लियर हो रही है आपको सारी अमेंडमेंट या नहीं? हाँ सर क्लियर हो रही है। अब है सेक्शन 50। अब सेक्शन 50 में क्या अमेंडमेंट? सेक्शन 50 में नेट लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, नेट लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। अब इन्होंने यहां पर क्या बोला कि भाई ये वाला प्रोविजन ना 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव होगा, और यहां पर अगर आपने कैश लेजर से पे किया है, यहां पर अगर आपने लायबिलिटी कैश लेजर से पे की है तब आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें ना एक हमने मजेदार एग्जाम्पल दिया है। सर ये आप कहां से पढ़ रहे हो? भैया हमारी फरवरी की मैगजीन रिलीज हो चुकी है, आप सबको मिल गई होगी। अगर किसी को अभी तक मैगजीन नहीं मिली है वो सब्सक्राइब करा ले। ठीक है, सब्सक्राइब कराने के लिए नंबर क्या है? 8700802813। फ्री में कॉपी चाहिए तो मई एडिशन फ्री में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप ले ले। और अगर आपको फरवरी एडिशन चाहिए तो वो पेड में मिलेगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले ले। यहां पर एक एग्जाम्पल हमने इस मैगजीन में दिया, इस एग्जाम्पल को समझना कि अगर मेरी अप्रैल मंथ की कोई लायबिलिटी है और मैं उस लायबिलिटी को जून मंथ में शो करता हूं, अप्रैल मंथ की लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी को मैं जून मंथ में शो करता हूं, और जून मंथ में मेरे पास आईटीसी भी है, तो इस केस में इंटरेस्ट लगेगा या नहीं? भैया इस केस में इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपने अप्रैल मंथ की लायबिलिटी को जून मंथ में शो करा है। अगर आप अप्रैल मंथ की लायबिलिटी को अप्रैल मंथ में ही शो करते, चाहे रिटर्न बाद में फाइल करते, तब आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। तो यहां पर इस लॉ को जब आप पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशन जब आप निकालोगे, ये आपको निकल कर आएगा कि अगर आपने अप्रैल मंथ की लायबिलिटी को जून मंथ में शो करा, चाहे बेशक आईटीसी से पे करा, ठीक है ना, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ये हमने विद एग्जांपल आपको केस स्टडी समझाई है। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब सेक्शन 74 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, सब्स्टिट्यूट की गई। इन्होंने क्या कहा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 74 फ्रॉड की कार्रवाई चल रही थी
और उसी व्यक्ति पर सेक्शन 129 की कार्रवाई चल रही थी। मैं ऐसे समझता हूं कि मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी जो पकड़ी गई, मेरे ऊपर सेक्शन 74 की कार्रवाई चल रही है, और जो ड्राइवर था, जो ट्रांसपोर्टर था, उसके ऊपर सेक्शन 129 की कार्रवाई चल रही है। अब क्या हुआ, मैंने तो अपने आप को बाइज्जत बरी करा लिया सेक्शन 74 में पेनल्टी पे करके। तो पहले सेक्शन ये कहता था कि अगर जो मेन व्यक्ति है जिसके ऊपर केस चल रहा है, अगर उसकी सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग खत्म हो गई तो सेक्शन 129 की भी प्रोसीडिंग खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब इन्होंने ये चेंज करा, उन्होंने कहा अगर कपिल जैन के ऊपर सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग, ठीक है ना, अगर कपिल जैन के ऊपर सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग खत्म हो गई तो जो इसका ड्राइवर है रामू, जो ट्रांसपोर्टर है रामू, उसके ऊपर सेक्शन 129 की प्रोसीडिंग को खत्म नहीं मानेंगे, उसके ऊपर 129 की प्रोसीडिंग चलती रहेगी। तो यहां पर सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग और सेक्शन 129 की प्रोसीडिंग को सेपरेट कर दिया गया। तो ये हमने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि जिससे कि ये प्रोविजन टफ हो गया, क्योंकि आपको यहां पर समझना है कि जब भी कोई अमेंडमेंट आती है, तो अमेंडमेंट आने के बाद आपको ये समझना है अमेंडमेंट आई क्यों। या तो प्रोविजन को सख्त किया गया, या प्रोविजन को आसान किया गया, या लॉ के अंदर कोई गलती थी, उस गलती को ठीक किया गया। अब यहां पर देखो सेक्शन 75(12), ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। और यहां पर यह बात आपको समझनी है, जब भी किसी लॉ के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन ऐड की जाती है तो कई बार यह इंटरप्रिटेशन भी निकलती है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है जब से लॉ आया है तब से ही मानी जाएगी। और अगर इस केस में ये वाली एक्सप्लेनेशन को आप 1 जुलाई 2017 से मानोगे तो आपको सबको नोटिस आने वाले हैं। ये इतनी खतरनाक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, सेक्शन 75(12) में एक्सप्लेनेशन ये डाली गई कि जो आप अपनी GSTR 1 में सेल दिखा रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहे हो, लाइबिलिटी दिखा रहे हो, हम आपकी वो लाइबिलिटी को सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी मान लेंगे। और अगर आपने वो लाइबिलिटी पे नहीं करी, अगर वो लाइबिलिटी आपने पे नहीं करी तो हम आपके अगेंस्ट रिकवरी शुरू कर देंगे। अब भैया यहां पे तो बड़ा पंगा होने वाला है, क्योंकि आपकी 3B और GSTR 1 मैच नहीं है। और अगर उन्होंने GSTR 1 को सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी मान लिया 1 जुलाई 2017 से, तो अब आपको नोटिस आने वाले हैं और आपसे वो लाइबिलिटी मांग सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी इस प्रोविजन को, इस एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर दे कि ये कब से एप्लीकेबल है, नहीं तो आपके केस में बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि 3B में जो लाइबिलिटी है उसे तो सेल्फ असेस मानते ही थे, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि जो GSTR 1 की लाइबिलिटी है हम उसे सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी मान लेंगे, और इसके बाद आप पे बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, आपकी रिकवरी शुरू हो सकती है। अब अगला सेक्शन 83(1). 83(1) क्या होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट। अगर डिपार्टमेंट को लगता है रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो इसका बैंक अकाउंट अटैच कर लो, इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो। पहले जो क्या था, बिफोर अमेंडमेंट क्या था, इसमें ना बहुत कम सेक्शन कवर होते थे, 5 या 6। अब इन्होंने क्या करा, आफ्टर अमेंडमेंट ना इसका स्कोप बढ़ा दिया और ये ना 24 सेक्शनों पर ये वाला प्रोविजन लगा दिया। 24 सेक्शन कौन कौन से, असेसमेंट के, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के, रिकवरी के, इन पर ये प्रोविजन लगा दिया। तो इससे का स्कोप बड़ा कर दिया कि कोई भी केस हो हम प्रोविजनल अटैचमेंट कर लेंगे। और इसके अलावा इन्होंने क्या करा, एक पर्सन को इसमें और इंक्लूड कर दिया। किसे, मास्टरमाइंड को। मास्टरमाइंड कौन सा, जो सेक्शन 122 के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 122(1) क्या कहता था कि अगर मान लो कपिल जैन ने अपने ड्राइवर के थ्रू फेक इनवॉइसिंग का काम करा तो इसमें मास्टरमाइंड कपिल जैन है, मास्टरमाइंड कपिल जैन है। तो इन्होंने अब क्या बोला, सेक्शन 83 में ये चेंज करा कि जो कपिल का ड्राइवर है उसकी प्रॉपर्टी तो अटैच करेंगे ही करेंगे, साथ में हम कपिल जैन की प्रॉपर्टी भी अटैच कर लेंगे। पहले ये वाला प्रोविजन नहीं था, तो बोकस बिलिंग के लिए इस प्रोविजन को और सख्त बनाया गया। जो ये पहले प्रोविजन सिर्फ 6 सेक्शनों के लिए था, इसे बढ़ाकर अब कितने सेक्शनों के लिए कर दिया, 24 सेक्शंस के लिए इसे कर दिया। अब अगला सेक्शन क्या है, अपील। अपील में क्या होता था, अपील में पहले ये होता था कि भाई जो भी आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो आपने एडमिट कर लिया वो तो आपको सारा जमा करना पड़ेगा। और जो डिस्प्यूटेड है उसमें सिर्फ आपको टैक्स का 10% जमा करना पड़ेगा। तो सारा प्रोविजन वही है। लेकिन अगर आप अपील करते हो सेक्शन 129(3) में, मतलब कि सेक्शन 129 मतलब आपके गुड्स पकड़े गए, कन्वेंस पकड़ी गई, अगर आप उसकी अपील करते हो तो यहां पर जो प्रोविजन 10% था उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सर 10% पेनल्टी का तो जमा करते ही नहीं थे,
10% तो सिर्फ टैक्स का जमा करते थे, पेनल्टी तो अगर एडमिटेड है तो ही जमा करते थे, डिस्प्यूट में तो कुछ नहीं करते थे। तो भैया सेक्शन 129(3) में टैक्स तो लगता ही नहीं है। अब तो सेक्शन 129(3) में सिर्फ क्या लगती है, पेनल्टी। तो इन्होंने कहा अब इस वाले केस में पेनल्टी का जो है 25% आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपील में जा पाओगे। तो ये वाला प्रोविजन यहां पर चेंज हुआ है। क्लियर हुआ? हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 108 में। सेक्शन 108 जो हमारा किस चीज का, फाइनेंस बिल का, और कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 129 ई वे बिल का। ठीक है, ई वे बिल मतलब गाड़ी पकड़ ली, अगर आपने ई वे बिल नहीं बनाया गाड़ी पकड़ ली। इसमें यहां पर क्या बोला गया, पहले इसमें बड़ा डिस्प्यूट था टैक्स को लेकर, पेनल्टी को लेकर। इन्होंने इस सेक्शन को सिंप्लीफाई करा। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई और हमें पता लगा कि भैया तुमने वोलेशन करा है, ई वे बिल नहीं था, बिल गलत था, ये चीज, तो यहां पर हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी लगाएंगे। पहले टैक्स भी लगाते थे, पेनल्टी भी लगाते थे, कंफ्यूजन होता था। अब इन्होंने कहा हम पेनल्टी लगाएंगे। अब इसमें ना 4 केस बनते हैं। 4 केस कैसे बनते हैं कि गाड़ी छुड़ाने कौन आ रहा है, गाड़ी छुड़ाने से कौन आएगा, ओनर आएगा। ओनर कौन भाई, गुड्स का ओनर। कई बार तो गुड्स का ओनर आता है और कई बार कहता है गुड्स का ओनर कह देता मुझे नहीं मतलब, मैंने तो तुम्हें माल दिया था, मुझे तो माल चाहिए, पेपर इनकम्प्लीट है तो ट्रांसपोर्टर तुम्हारी जिम्मेदारी। तो यहां पर 2 केस बनते हैं, एक तो गुड्स का ओनर आता है और एक जो है कोई अदर पर्सन आता है, हम मान के चल रहे ट्रांसपोर्टर। और इन 2 के केस में 2 केस और बनते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई टैक्सेबल गुड्स का केस है और ओनर छुड़ाने आया तो हम क्या करेंगे, तुमसे 200% पेनल्टी ले लेंगे। क्या ले लेंगे जी, 200% पेनल्टी ले लेंगे। झंझट ही खत्म, सीधा सीधा पेनल्टी ले ली 200%। अब इस पेनल्टी का आईटीसी नहीं मिलेगा किसी को। तो यहां पर ये नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया कि भैया एक तो टैक्स लगा जो बिल पर लगना ही था, और एक लगी 200% पेनल्टी, और ये जो टैक्स है इसका आईटीसी ब्लॉक है एज पर सेक्शन 17(5). तो ना तो इन्होंने सेक्शन 17(5) में चेंज करा, क्योंकि सेक्शन 75 में लिखा हुआ है अगर आप कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे करते हो तो हम आपको उसका आईटीसी नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन इन्होंने इस सेक्शन को क्लैरिफाई कर दिया। रही बात एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में, एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में तो यहां पर जो सिंपल प्रोविजन पहले था वही प्रोविजन यहां है। ठीक है, और अगर ओनर नहीं आता, कौन आता है, ट्रांसपोर्टर आता है। तो ट्रांसपोर्टर के केस में जो एग्जेम्प्टेड गुड्स का प्रोविजन था पहले भी वही था, अब भी वही है। अब इन्होंने क्या कर दी, पेनल्टी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और पेनल्टी 200%, 50% वैल्यू ऑफ गुड्स। यहां पे टैक्स की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स, और 200% किसकी, टैक्स पेबल विच एवर इज हायर। तो इन्होंने सेक्शन 129 को सिंप्लीफाई करा है, टैक्स हटा दिया, इंटरेस्ट हटा दिया, वर्ड क्या डाल दिया, पेनल्टी डाल दी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से सेक्शन 129(2) को ओमिटेड कर दिया। ओमिटेड क्या कर दिया, सेक्शन 129(2) में ये लिखा हुआ था कि भाई अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई तो आप हमारे को ना एक बॉन्ड दो, सिक्योरिटी बॉन्ड दो, हम आपके गुड्स को रिलीज कर देंगे। अब ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, अब आपके गुड्स रिलीज नहीं होंगे चाहे बॉन्ड दो या ना दो। तो यहां पर अगर आपको अपने गुड्स को छुड़ाना है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर इन्होंने क्या करा, सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 को चेंज करा। सब सेक्शन 3 में क्या बात लिखी, सब सेक्शन 3 में लिखी जैसे ही तुम्हारी गाड़ी पकड़ेंगे तुम्हें हम नोटिस देंगे 7 दिन के लिए कि भैया ये नोटिस है, बताओ तुम्हारे माल को जब्त क्यों ना करा जाए, बेच क्यों ना दिया जाए। फिर अगर आपने नोटिस का रिप्लाई करा तो ठीक, नहीं तो फिर 7 दिन बाद हम तुम्हारे को ऑर्डर दे देंगे और उस ऑर्डर में पेनल्टी लिखेंगे। अब टैक्स, इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ पेनल्टी लिखेंगे। ये बात इन्होंने इसको क्लियर कर दिया। इसी तरीके से सेक्शन 129, ठीक है ना, 129(4) के अंदर भी इन्होंने जहां जहां टैक्स और इंटरेस्ट वर्ड था वहां पर पेनल्टी वर्ड को लगा दिया। 129(6) में बड़ा अमेंडमेंट करा। पहले ये क्या कहते थे कि अगर आपके गुड्स पकड़े गए और आप उन्हें छुड़ाने नहीं आते तो हम इन्हें जब्त कर लेंगे। कितने दिन के अंदर जब्त कर लेंगे, 15 दिन के अंदर जब्त कर लेंगे। अब इन्होंने कहा हम जब्त वब्त नहीं करेंगे, जब्त करके कहां रखेंगे, वैसे ही जगह नहीं है, हम तो क्या करेंगे, इन्हें नीलाम कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इन्हें नीलाम कर देंगे। तो यहां पर अब जो प्रोसीडिंग होगी, अगर 129 में, ठीक है, आप उन्हें छुड़ा लाते हो तो ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारे गुड्स होंगे उन्हें सबको नीलाम कर दिया जाएगा। अब ट्रांसपोर्टर कहने लगा भाई मेरे ट्रक का क्या दोष है, उसे भी नीलाम कर दोगे। तो ट्रांसपोर्टर को बोल दिया भाई देख, या तो पेनल्टी पे कर दे और नहीं तो कम से कम 1 लाख रुपए पे कर दे। कितने रुपए पे कर दे, 1 लाख रुपए। अगर तू 1 लाख रुपए पे कर देगा ना,
ठीक है ना, तो हम तेरे गुड्स को, तेरे ट्रक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, ट्रांसपोर्टर या तो पेनल्टी पे कर दे या 1 लाख रुपए कर दे, विच एवर इज लेस, ठीक है। नहीं तो ये सारा जो गुड्स होगा इसे हम क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ, क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ। हम अब इसे जब्त करके नहीं रखेंगे। इसी तरीके से सेक्शन 130 को भी चेंज किया गया, क्योंकि जब 129 से पहले जाता था सेक्शन 130 पे जब्त वाली कार्रवाई पे, तो जब्त वाले प्रोविजन हटा दिए गए, तो यहाँ पर भी इन्होंने चेंज कर दिया गया। अब हुआ सेक्शन 151 में चेंज। सेक्शन 151 किस चीज का होता था कि पहले कहते थे कि हम आपसे स्टैटिक्स डेटा लेंगे, अब वहां पर स्टैटिक्स वर्ड्स को हटाकर इन्होंने वर्ड क्या कर दिया, यहाँ पर इंफॉर्मेशन वर्ड कर दिया कि हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि इस सेक्शन को भी इंफॉर्मेशन लेने वाला सेक्शन, जैसे 26A में इंफॉर्मेशन जारी है ना, अब ये जीएसटी डिपार्टमेंट हर व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा क्या किया, सेक्शन 168 में चेंज किया। 168 क्या है, कुछ भी नहीं है, कमिश्नर की डेफिनेशन वगैरह की पावर क्या है क्या नहीं है, कौन सा कमिश्नर क्या चीज करेगा उसके बारे में बोला गया। तो यहाँ पर 2 सेक्शन में कमिश्नर चेंज हुए, एक सेक्शन 44 में और एक सेक्शन 151 में। तो उसी चेंजेस को सेक्शन 168 में चेंज किया गया और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक चेंज हुआ आईजीएसटी में। आईजीएसटी का जो हमारा सेक्शन 16 है, आईजीएसटी के सेक्शन 16 में बड़ा चेंज किया गया। आईजीएसटी का सेक्शन 16 किस चीज का, जीरो रेटेड सप्लाई का। तो इन्होंने क्या कहा, पहले तुम SCZ को माल बेच देते थे तो हम तुम्हारी जीरो रेटेड मान लेते थे, अब हम इसे चेंज कर रहे हैं, SCZ को सप्लाई करोगे तो हम जीरो रेटेड तभी मानेंगे जब आपने ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए दिया हो। तो ये बात आपको समझनी है कि अब आपको जो ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए SCZ को दोगे तभी वो जीरो रेटेड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। मतलब कि प्रोविजन को थोड़ा सख्त किया गया। एक अमेंडमेंट क्या की गई कि भैया अगर आप रिफंड ले रहे हो, ठीक है ना, अगर आप रिफंड ले रहे हो, रिफंड आपने ले लिया लेकिन पैसे नहीं आए, एक्सपोर्ट करा, रिफंड ले लिया, पैसे नहीं आए, तो भैया अगर वो पैसे नहीं आए आपके केस में तो हम आपसे विद इंटरेस्ट रिफंड वापस ले लेंगे। तो यहां पर यह बात समझना है कि रिफंड के प्रोविजन को इन्होंने टफ करा। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि अब हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करेगा, कस्टम से रिफंड ले लेगा, जो आइस गेट से रिफंड आता है वैसा नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन को करेंगे कि नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन ही रिफंड लेंगे, नोटिफाइड क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए। तो ये बात आपको यहां पर समझनी है कि इन्होंने सेक्शन 16 को भी चेंज करा। इस तरीके से इन्होंने ये बड़े बड़े चेंजेस इसके अंदर करे हैं। अब कुछ लोगों को तो ये चेंजेस समझ आ गए होंगे, कुछ को नहीं आए होंगे। तो जिन लोगों को नहीं समझ आए तो ये जो हमने यहाँ पर 15-20 मिनट में बताया है ये हम 3 घंटे में बताएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। 16 फरवरी को इस पर सेशन रख रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ये सेशन अटेंड करना चाहे तो कर ले। इसमें तो मैंने अभी जीएसटी के बारे में बताया, उसमें हम जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के बारे में बताएंगे, तो इस वेबिनार को ज्वाइन कर ले। अगर कोई व्यक्ति वीडियो लेट देख रहा है, वेबिनार निकल गया, तो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको पेन ड्राइव मेंबर्स को मिलेगी। तो अगर किसी व्यक्ति को पेन ड्राइव मेंबर्स बनना है तो वो हमारी ये मेंबरशिप ले सकता है। अब सर यहाँ पर हुआ क्या है कि ये तो हमने मैगजीन में पढ़ लिया। भैया देखो, अगर सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, पढ़ने से काम चल जाता है, तो ये मैगजीन सब्सक्राइब करा लो। मैगजीन का रेट इस प्रकार है, फरवरी एडिशन में हमने ये सारी चीज़ें दी हैं। इस बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दो या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो तो आपको मैगजीन भी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, समय कम होता है इसलिए ज़्यादा जल्दी बताना पड़ता है। और आपका कोई भी डाउट्स है तो आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।